हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। और आज बात करने वाला हूँ अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन। और बेसिकली स्टूडेंट, अगर हम अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन की बात करें तो ये ईएमआई का रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का ही एक पार्ट है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये सिलेबस में हमारे नहीं है, ये भी सिलेबस में है। कई बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करता हूँ और बात करता हूँ अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन की। तो देखिए, अगर हम यहाँ से इसके डेफिनेशन की बात करें तो क्या कहता है? अ लोन इज सेड टू बी अमोर्टाइज्ड। एक लोन है वो अमोर्टाइज कब कहलाएगा? जब ईच इंस्टॉलमेंट इज यूज टू पे, जब इंस्टॉलमेंट का पेमेंट इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट एंड पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, अगर यहाँ से इंटरेस्ट और प्लस प्रिंसिपल अमाउंट दोनों ही पे किया जाता है तो इस तरह के सिचुएशन जब अराइज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अमोर्टाइज्ड लोन। ठीक है, अब देखिए, अब इसके डेफिनेशन की बात करें, अगर इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड होता है? इंटरेस्ट ऑन द आउटस्टैंडिंग लोन, मतलब कि जितना लोन हमारा बचा हुआ है उस पर टोटल इंटरेस्ट कितना देना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट कहता है रीपेमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द लोन, यानी कि जो लोन अमाउंट जो बच गया, जैसे जो प्रिंसिपल अमाउंट बच गया उसका पेमेंट हमें कितना करना है। ठीक है, तो इस तरह का सिचुएशन जब हम अराइज होता है तो हम क्या करते हैं? अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन वाले फार्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं लेके चलूँ, मान लीजिए किसी ने फ्लैट खरीदा 50 लाख रुपीज़ का, टोटल वो 20 ईयर्स तक पेमेंट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आफ्टर 10 ईयर्स उसने कितना पेमेंट कर दिया, कितना प्रिंसिपल अमाउंट बच गया, उसने कितना इंटरेस्ट पे कर दिया। अगर इस तरह का क्वेश्चन जब अराइज होता है तो अमोर्टाइजेशन के फार्मूले से हम इसको सॉल्व डायरेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो देखो क्या कहता है। कहता है क्या? प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ के एथ पीरियड। जो प्रिंसिपल है वो के एथ पीरियड के बिगिनिंग में कितना है, अभी समझाऊंगा मैं आपको, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट, अगर हम इस फार्मूले की बात करें तो ये फार्मूला जो है ना, एक तरह से ईएमआई वाले फार्मूले से ही बना है। तो पहले मैं ईएमआई का फार्मूला लिखता हूँ यहाँ पे। ईएमआई का फार्मूला यहाँ से क्या था? ईएमआई इज इक्वल टू पी इंटू आई इंटू 1 + i रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई 1 + i रेज टू पावर n-1। ये मैंने आपको ईएमआई का फार्मूला बताया था। तो अगर मुझे यहाँ से प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है तो ये चला जाएगा उधर, ईएमआई इंटू 1 + i रेज टू पावर n-1 डिवाइडेड बाई, और ये आ जाएगा इसके नीचे p इंटू आई, सॉरी p तो हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ से आ जाएगा i इंटू 1 + i रेज टू पावर n इज इक्वल टू p। ठीक है, ये प्रिंसिपल हमने निकाल दिया। अब यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? n-k+1, ये है क्या चीज़? आइए इसको समझते हैं। अगर मैं इसी फार्मूले की बात करूँ यहाँ पे वापस से, तो ई एम आई इंटू 1 + i रेज टू पावर, मान लीजिए हमें 10 ईयर्स तक इंस्टॉलमेंट पे करना है, तो 10 इंटू 12 कितना होगा? 120 इंस्टॉलमेंट होगा, यानी हर महीने हम इंस्टॉलमेंट को पे करते हैं। तो मान लेते हैं n यहाँ पे कितना आ गया? 120, फिर माइनस जितना पेमेंट हमने कर दिया, जितना पेमेंट हमने कर दिया, मतलब कहने का ये है कि मान लीजिए हमने 40 पेमेंट यहाँ से कर दिया, तो क्या हो गया? के, उसको हमने क्या कहा? के। उसके बाद के एथ पीरियड, जो भाई करंट मंथ में भी तो पेमेंट हमें करना है ना, कि नहीं करना? तो इसलिए हमने क्या किया, उसके अंदर +1 ऐड कर दिया। तो ये जो है वो n का काम करेगा, ये k का काम करेगा, और ये +1। ठीक है, तो यही उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या? EMI इंटू 1 + i रेज टू पावर n-k+1-1। ठीक है, और ये सेम यहाँ पे आ गया डिनोमिनेटर में। तो अगर आपको यहाँ से प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ केथ पीरियड कैलकुलेट करना है तो फार्मूला आपको ये अप्लाई करना है, और अगर आपको टेबल से निकालना है तो फार्मूला ये वाला अप्लाई करना है। समझ में बात आई? अब आइए अगले कॉन्सेप्ट पे देखो।
अब कहता है इंटरेस्ट पेड इन केथ पेमेंट, मतलब कि जो ये पेमेंट हो रहा है ना, यानी कि जो ये केथ पेमेंट जो हो रहा है इसके अंदर हमने कितना इंटरेस्ट पे किया। मान लीजिए अगर हमने 61 इंस्टॉलमेंट पे करना है तो 61th इंस्टॉलमेंट में हमने कितना इंटरेस्ट पे किया, हमें ये निकालना है। तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, ई एम आई इंटू 1+i रेज टू पावर n माइनस के प्लस 1 - 1। ठीक है, यानी कि यहाँ से जो है ना, इस फार्मूले में और इस फार्मूले में क्या डिफरेंस है, i यहाँ पे नहीं और यहाँ पे i गिवन है। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल पेड इन द केथ पेमेंट, अगर जो पेमेंट हम कर रहे हैं मतलब 61th इंस्टॉलमेंट अगर हम पे कर रहे हैं तो उसके अंदर हमने कितना इंटरेस्ट पे किया, सॉरी कितना प्रिंसिपल पे किया, तो टोटल ईएमआई है ना माइनस इंटरेस्ट पेड इन द केथ पीरियड। भाई एक बात बताओ, अगर मुझे मान लीजिए लोन का पेमेंट करना है तो ए इज़ इक्वल टू मैं क्या लिखता हूँ, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट लिखता हूँ कि नहीं लिखता। तो मुझे क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो पी इज़ इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस आई होगा कि नहीं होगा, बताओ। अच्छा, तो ए को यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ईएमआई, और ईएमआई के अंदर क्या होता है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों होता है। उसके बाद अगर मान लीजिए टोटल इंटरेस्ट निकालना है तो टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, जितना ईएमआई या इंस्टॉलमेंट आपने पे किया, मान लीजिए 2000 पर मंथ आपने पे किया है ना, किसी ने 2000 पर मंथ पे किया तो उसको n से कर देंगे मल्टीप्लाई इंटू ईएमआई, है ना, नंबर ऑफ पेमेंट इंटू ईएमआई कितना पे किया माइनस प्रिंसिपल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका टोटल इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये सभी के सभी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब आइए इसके क्वेश्चन पे चलते हैं और बात करते हैं इसके क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। आइए।